हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीएस इलियट की नेक्स्ट पोएम्स और जिनमें हम डिस्कस करेंगे स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स एंड द फोर क्वार्टेट्स को। तो लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बड़ा सिंप्लीफाइड भी होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर इस पोएम की बात करें स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स, तो ये जो कंपोज्ड हुई ये हुई 1918 में और जो पब्लिश हुई फ्रेंड्स वो हुई 1920 में। composed 1918 and published in poems 1920। जो सेकेंड वॉल्यूम था टीएस एलियट का पोएम्स ऑफ 1920, उस वॉल्यूम में ये पोएम पब्लिश हुई। क्लियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी पोएम है अबाउट 40 लाइन्स की और इसमें 10 क्वाट्रेन्स हैं, मीन्स 4-4 लाइन के क्वाट्रेन हैं और वो कितने हैं 10। तो 10 क्वाट्रेन हैं तो बन जाती है टोटल 40 लाइन्स। तो 40 लाइन्स की छोटी सी एक पोएम है। फोर्टी लाइन्स और यू कैन से 10 क्वाट्रेन्स। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। अगर टाइटल की बात करें तो ये जो टाइटल है स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स, ये टाइटल लिया गया है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के एक पोएम थी बियंका अमंग द नाइटिंगेल्स। तो बियंका अमंग द नाइटिंगेल्स से टीएस इलियट ने ये टाइटल लिया है। और किसकी पोएम थी बियंका अमंग द नाइटिंगेल्स? वो थी फ्रेंड्स एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। क्लियर? तो चलिए डिस्कस कर नोट कर लेते हैं। Title has been taken from Elizabeth Barrett Browning. Elizabeth Barrett Browning's Bianca Among the Nightingales. BIANCA बियंका अमंग द नाइटिंगेल्स। तो यहाँ से ये जो टाइटल है ये लिया है और यहाँ जो फ्रेंड्स ये नाइटिंगेल है वो स्टैंड होता है प्रोस्टिट्यूट के लिए। ये जो वर्ड नाइटिंगेल यूज़ किया है ये किसके लिए यूज़ किया है ऑथर ने? प्रोस्टिट्यूट के लिए। बात क्लियर हो गई। तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि द नाइटिंगेल्स द नाइटिंगेल इज यूज्ड फॉर प्रोस्टिट्यूट। बात क्लियर? और प्रोस्टिट्यूट आप जानते हैं। ये जो पोएम लिखी गई है ये मोक हीरोइक पैटर्न पर लिखी गई है, जिस पैटर्न पे पोप ने अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक लिखा था। क्लियर फ्रेंड्स? तो उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे रेप ऑफ द लॉक लिखा गया है, उसी पैटर्न पे इस पोएम को टीएस इलियट ने लिखा। तो एक पॉइंट बन जाता है, द पोएम इज रिटन ऑन मोक हीरोइक पैटर्न मोक हीरोइक पैटर्न। और कौन सा पैटर्न? ऑफ अलेक्जेंडर पोप्स रेप ऑफ द लॉक। बात क्लियर? इस पोएम का जो इपिग्राफ है वो लिया गया है फ्रेंड्स स्काइलस के एगामेमनॉन से। द इपिग्राफ कहाँ से लिया गया? स्काइलस। स्पेलिंग देख लेना फ्रेंड्स, AESCHYLUS स्काइलस और एगामेमनॉन।
AGAMEMNON, एगामेनॉन। बात क्लियर। अगर यहाँ स्वीनी की बात करें तो जो स्वीनी है वो क्या है, एक मॉडर्न सेक्सुअली डिग्रेडेड और अपरूटेड अर्बन पर्सन है। क्या है फ्रेंड्स, जो स्वीनी की अगर बात करें तो क्या है, मॉडर्न मीन्स मॉडर्न सेक्सुअली डिग्रेडेड and uprooted urban person। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स, स्वीनी की हो गई और उसी के साथ साथ किसकी, नाइटिंगेल की हो गई। और एक्चुअल में क्या है, अ पर्सन इज हायर्ड फॉर द मर्डर, एक पर्सन हायर किया जाता है मर्डर के लिए, लेकिन ही जस्ट एस्केप्स, वो बच जाता है। क्लियर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पोएम की जाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी फैक्ट्स हमने यहाँ नोट कर लिए। सबसे पहली बात, पोएम कंपोज हुई 1918 में, पब्लिश हुई, इनका जो सेकंड पोएटिक वॉल्यूम था पोएम्स ऑफ 1920 उसमें। क्लियर। 40 लाइंस की पोएम है और यू कैन से 10 क्वाट्रेन है इसमें। जो टाइटल लिया गया है वो लिया गया है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की एक पोएम थी, बियंका अमंग द नाइटिंगेल्स, वहाँ से। और जो वर्ड नाइटिंगेल यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है किसके लिए फ्रेंड्स, प्रॉस्टिट्यूट के लिए। और पोएम जो लिखी गई है मॉक हेरोइक पैटर्न पर लिखी गई है, जिस पैटर्न पे जो अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक लिखा था। क्लियर। और बात कर लें एपिग्राफ की, तो एपिग्राफ इसका लिया गया है स्काइलस के एगामेमनॉन से। और यहाँ जो है स्वीनी क्या है, एक मॉडर्न सेक्सुअली डिग्रेडेड एंड अपरूटेड अर्बन पर्सन है। क्लियर फ्रेंड्स। और एक्चुअल में कहानी में एक प्लॉट हैच किया जाता है स्वीनी के मर्डर का, और जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो क्या करती हैं, उसको कोई फ्रूट देती हैं, उस तरह की कुछ कहानी है। बात क्लियर। लेकिन अंत में वो क्या होता है, वो बच जाता है। तो ये पोएम क्लियर हुई। चलिए इसको नोट करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब एक दूसरी पोएम की बात कर लेते हैं, और जिसका टाइटल है फोर क्वार्टेट्स। फोर क्वार्टेट्स। QUARTETS, फोर क्वार्टेट्स। और एक्चुअल में ये आई 1943 में। और देखिए टाइटल से ही पता लग रहा है फोर, यानी ये एक्चुअल में एक फोर पोएम्स का एक सेट है, और हर पोएम में 5 सेक्शन है। बात क्लियर। और पोएम की अगर सबकी बात करें तो ये कैसी है, एक रिलीजियस पोएम्स बन पड़ी है। और जो कहानियाँ हैं इनकी वो ली गई है, जो भगवत गीता है, भगवत गीता से ली गई है। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, जो ऑथर रहे हैं टीएस एलियट, उन पर भगवत गीता का एक बड़ा प्रभाव पड़ा। क्लियर। और यही कारण है कि वेस्टलैंड में भी उन्होंने जब पोएम वो लास्ट की है, वहाँ वर्ड यूज़ किया है शांति शांति शांति। क्लियर। तो बात अब हम फोर क्वार्टेट्स की कर रहे हैं। क्या है, अ सेट ऑफ 4 पोएम्स है। हर पोएम में 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन के साथ साथ एक रिलीजियस थ्रेड से जो पोएम को बांधे रखते हैं। कहानी ली गई है इसकी श्रीमद् भगवत गीता से। और जब टीएस एलियट मर्डर इन द कैथेड्रल, जो इनका ड्रामा है, उस पर काम कर रहे थे, उसको लिख रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने इन पोएम्स को लिखा। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए नोट कर लेते हैं पॉइंट। A set of 4 poems, each has 5 sections। और रिलीजियस पोएम्स रही हैं। क्लियर फ्रेंड्स, पॉइंट वाइज यही लिख लेते हैं। और जो स्टोरीज रही हैं वो कहाँ से ली गई हैं, स्टोरीज टेकन फ्रॉम गीता से। और इलियट राइट्स इट Eliot wrote it
while working on the murder in the cathedral. पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यहां पर देखिए टाइम, एक्सपीरियंस, परगेशन और प्रेयर है, ये थीम रही है इन पांचों सेक्शंस की। क्लियर फ्रेंड्स, टाइम, एक्सपीरियंस, परगेशन। और परगेशन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो आत्म शुद्धि होती है, आत्मा की, मन की शुद्धि होती है, उसको हम कहते हैं, वर्ड दिया जाता है परगेशन। प्रेयर। क्लियर फ्रेंड्स, ये क्या रही है? इन पांचों सेक्शन की थीम रही है। कौन कौन सी? टाइम, एक्सपीरियंस, परगेशन एंड प्रेयर। बात क्लियर हो गई। और अब इनमें बात कर लेते हैं सबसे पहली पोयम की, जिसका टाइटल था बर्न नॉर्टन। बर्न नॉर्टन। और बर्न नॉर्टन की बात करें तो ये आई फ्रेंड्स 1936 में। क्लियर। अब देखिए, फोर क्वार्टेट मीन्स कलेक्टिव टाइटल था तो बाद में ही लिखी गई, लेकिन सबसे पहली पोएम थी इसमें, कौन सी थी? बर्न्ड नॉर्टन। कब आई? 1936 में। आइडिया ऑफ टाइम इज डिस्कस्ड इन दिस पोएम। क्या है इस पोएम में? द आइडिया ऑफ टाइम इज डिस्कस्ड इन दिस पोएम। और अगर हम बात करें आइडिया ऑफ टाइम के साथ साथ इसमें एयर की भी बात की गई है। एयर इज द डोमिनेंट एलिमेंट क्लियर फ्रेंड्स, एयर इज द डोमिनेंट एलिमेंट इन द इमेजरी ऑफ बर्न्ड नॉर्टन। यानी टाइम की बात है और हवा की बात है, वायु की बात है। बात क्लियर हो गई। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फोर क्वार्टेट्स हैं और 1943 में आई। यहाँ ये फोर पोएम्स का एक सेट है, हर पोएम में 5 सेक्शंस हैं। और रिलीजियस पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, इनकी गीता से ली गई हैं। और टी.एस. इलियट जब मर्डर ऑफ द कैथेड्रल लिख रहे थे, तो उस इन द कैथेड्रल लिख रहे थे, तब उन्होंने इन पोएम्स को लिखा। और इसी के साथ साथ बात करें टाइम, एक्सपीरियंस, परगेशन एंड प्रेयर, ये रही है इनकी थीम। सबसे पहली जो पोएम है इसमें बर्न्ड नॉर्टन है, 1936 में आई। आइडिया ऑफ टाइम और एयर, इन दोनों की यहाँ बात की गई है। क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड पोएम की बात कर लेते हैं बर्न्ड नॉर्टन के बाद, और वो है ईस्ट कोकर। फर्स्ट पोएम थी बर्न्ड नॉर्टन, सेकंड थी है ईस्ट कोकर। और इसकी बात करें तो ये पब्लिश हुई फ्रेंड्स 1940 में और 1940 में आई। एक्चुअल में जो ईस्ट कोकर है वो डिस्कस करती है क्या? लाइफ और डेथ को। क्लियर। और एक कंटिन्यूटी इन दोनों के बीच वो यहाँ दिखाई देती है। देखिए, पहली जो पोएम थी बर्न्ड नॉर्टन, उसमें जो डोमिनेंट फैक्टर था वो था एयर। लेकिन ईस्ट कोकर की अगर बात करें तो यहाँ कुछ डोमिनेंट है, और यहाँ क्या है डोमिनेंट? यहाँ है अर्थ। यानी पहली पोएम में उन्होंने जो तत्व लिया है, जो एलिमेंट लिया है, वो लिया है वायु। दूसरी जो है ईस्ट कोकर, उसमें उन्होंने लिया है पृथ्वी को। और बाकी जो है ड्राई साल्वेजेस है, उसमें हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ईस्ट कोकर की बात करें तो इट डिस्कसेस लाइफ एंड डेथ। यानी
जीवन और मृत्यु की वो बात करते हैं इस पोयम में। इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी बिटवीन द टू। क्लियर फ्रेंड्स? It maintains the continuity बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी को ये बताती है ईस्ट कोकर। ह्यूमन बीइंग्स आर डिसऑर्डरली, जो मानव जाति है पूरी तरह से डिसऑर्डरली है, और जो साइंस है वो क्या है, मैनकाइंड को नहीं बचा सकती। क्लियर फ्रेंड्स? ह्यूमन बीइंग्स आर disorderly. Science fails to save humankind. Clear? From its flaws. From its flaws. और अगर बात करें तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य, इट इज़ थ्रू द सीक्वेंस ऑफ बर्थ, ये जन्म का सीक्वेंस होता है, जन्म, मैच्योरिटी आती है, फिर डिके है एंड अल्टीमेटली डेथ। क्लियर? तो बात करती है पोएम प्रेजेंट और फ्यूचर की। और डोमिनेंट फैक्टर की बात करें तो जो डोमिनेंट एलिमेंट है इस पोएम में, डोमिनेंट फैक्टर है, वो है अर्थ। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? इसके बाद बात कर लेते हैं हम ड्राई साल्वेजेस की, जो आई 1941 में। ड्राई साल्वेजेस, जो ड्राई साल्वेजेस है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन की एक हार्श पिक्चर को ये बताती है। इट प्रेजेंट्स अ हार्श पिक्चर ऑफ ह्यूमन। क्लियर फ्रेंड्स? ह्यूमन कंडीशन की जो हार्श पिक्चर है उसको ये बताती है। और यहाँ जो सिंबल लिया है ऑथर ने, यहाँ अर्थ लिया है, और यहाँ जो सिंबल लिया है उन्होंने, जो एलिमेंट लिया है वो लिया है वाटर को। इज द डोमिनेंट एलिमेंट इन दिस पोएम। और बात यहाँ जो इस वाटर की बात करें तो वाटर को सिंबलाइज किया है, वाटर इज द सिंबल ऑफ बर्थ। वाटर इज द सिंबल ऑफ बर्थ। जो जन्म है, जन्म का प्रतीक ऑथर ने किसको माना है? वाटर को माना है। द रिवर ऑफ लाइफ इज अनकंट्रोलेबल। बात क्लियर फ्रेंड्स? द रिवर ऑफ लाइफ इज अनकंट्रोलेबल। तो चलिए इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ईस्ट कोकर आई 1940 में। इसमें लाइफ और डेथ को ऑथर ने डिस्कस किया है। ये मेंटेन करती है किसको? कंटिन्यूटी बिटवीन द टू। जो कंटिन्यूटी है लाइफ और डेथ के बीच, उसको मेंटेन करती है। और बात करते हैं ह्यूमन बीइंग जो है वो डिसऑर्डरली है, साइंस जो है वो इस फ्लॉ को नहीं बचा सकती। क्लियर? प्रेजेंट और फ्यूचर की यहाँ बात होती है, और जो डोमिनेंट एलिमेंट है, जिस तत्व की यहाँ बात कर रहे हैं ऑथर, वो तत्व है अर्थ। और इसके बाद ड्राई साल्वेजेस की बात करें, 1941 में आई। एक ह्यूमन कंडीशन की जो हार्श पिक्चर है उसको ये पोयम बताती है। यहाँ जो ऑथर ने सिंबलाइज किया है, वो सिंबल लिया है वाटर। और वाटर किसका सिंबल लिया है? उन्होंने वाटर लिया है बर्थ का सिंबल।
क्लियर। और कहते हैं कि रिवर ऑफ लाइफ इज अनकंट्रोलेबल, कि जो जीवन का प्रवाह है, जीवन रूपी जो नदी है वो कैसी है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो अनकंट्रोलेबल है। तो ये दोनों पोएम क्लियर हुई, इससे पहले तीसरी क्लियर हो गई। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी जो फोर्थ पोएम थी वो कौन सी थी। वो थी फ्रेंड्स लिटिल गिडिंग, और ये आई 1942 में। यहाँ जो बात की गई है इस पोएम में, वो एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर, ये जो चारों तत्व हैं इनकी बात की गई है। यानी एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर, इन चारों तत्वों की इस पोएम में बात की गई है। लेकिन अगर हम डोमिनेंट एलिमेंट की बात करें इस पोएम में, तो वो है फायर। फायर इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ लिटिल गिडिंग। और फ्रेंड्स, इन पोएम्स को देख के, इनकी जो समरी है इसको देख के हमें ऐसा लग रहा है क्या, कि जो हिंदुइज्म है, हिंदू फिलॉसफी है, उसका एक असर सीधा सीधा ऑथर पर दिखाई देता है। बात क्लियर। चूंकि इससे पहले ऑथर बात कर रहे थे एयर की, यानी वायु, फिर पृथ्वी, फिर वाटर, और अब उन्होंने बात कर ली चौथे एलिमेंट की चौथी पोएम में, और वो है फायर। क्लियर। यानी यहाँ ऑथर कहते हैं कि हम सब जो मिलके बने हैं वो चार तत्वों से मिलके बने हुए हैं। वो तत्व हैं एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर। क्लियर फ्रेंड्स। यानी ऑल आर कंपोज्ड ऑफ एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर, और चार तत्वों से मिलके बने हैं। सभी को डिसॉल्व हो जाना है और मर जाना है। तो डेथ मस्ट बी एक्सेप्टेड, ऑल डिसॉल्व एंड डाई, कि सबको डिसॉल्व हो जाना है, एक दिन मर जाना है। तो जो डेथ है मस्ट बी एक्सेप्टेड, कि उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ ऑथर ने यहाँ 4 एलिमेंट्स लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हिंदू माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से मिलके बनी होती है। आप सब जानते होंगे। और एक्चुअल में कौन कौन से वो एलिमेंट हैं, देखिए 4 तो ये हैं, और जो 5वां एलिमेंट है वो है आकाश। यानी हिंदू माइथोलॉजी में अगर बात करें तो हिंदू जीवन दर्शन में जो जीवन है, जो लाइफ है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वो 5 तत्वों से मिलके बनी है। यानी जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। तो 4 तत्व तो ऑथर ने यहाँ ले लिए, आकाश को छोड़ दिया। हम पता नहीं क्यों छोड़ दिया, उनकी अपनी फिलॉसफी रही होगी, उन्हें लगा होगा कि ये 4 तत्व हैं, इनसे ही जीवन मिलके बनता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए लेक्चर सफिशिएंट है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी कुछ आगे और जो वर्क्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि सभी को क्वालिटी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।